अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन की बर्बादी के लिए ज़ेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बाइडेन जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के आज के हालात के लिए वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बाइडेन ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस के हमले से पहले ही ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे दी थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यानी ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की चेतावनी को हल्के में लिया, जिसके बाद 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। ऐसे में बाइडेन के बयान को देखें तो वो खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की लापरवाही से ही रूस ने यूक्रेन पर आसानी से हमला बोल दिया। और रूस की सेना ने यूक्रेन के एक के बाद एक कई इलाकों को कंट्रोल में लेने का दावा कर दिया। हालांकि रूस के हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों से हथियारों की मदद यूक्रेन पहुंचनी शुरू हो गई थी, जिसकी मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने मारियोपोल समेत कई शहरों में रूसी सेना को लंबे वक्त तक रोके रखा। लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। रूस के सैनिक अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। इसके साथ ही रूस की नजर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी है, यानी युद्ध के खात्मे की अभी कोई सूरत नहीं दिख रही। माना जा रहा है कि जंग के लंबा खिंचने के साथ ही अमेरिका समेत कई देशों की खींच भी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आए बयान को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस के भीषण हमले झेल रही यूक्रेन की सेना अब हथियारों की कमी से भी जूझने लगी है, जिसे पूरा करने के लिए यूक्रेन एक बार फिर अमेरिका और दूसरे मददगार देशों की तरफ देख रहा है। और वो उनसे गुहार लगा रहा है कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा हथियार यूक्रेन भेजे जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक करीबी ने दावा किया कि रूस के साथ जंग में रोज उसके 100 से 200 सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही डॉनबास के इलाकों में लड़ रहे ज़ेलेंस्की के सैनिकों के पास हथियारों की कमी होने का भी दावा किया गया। साफ है, अगर यूक्रेन के सैनिकों तक मदद नहीं पहुंची तो उन्हें जल्द ही रूस के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। यानी आने वाले दिन यूक्रेन के लिए और भी मुसीबत भरे हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इस बयान से ज़ेलेंस्की की परेशानी और बढ़ सकती है। यूक्रेन ने रूस के साथ चल रही जंग में अब तक की लड़ाई का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी फौज को रूस की सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते और जीत का जश्न मनाते दिखाया गया। जबकि कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक रूसी टुकड़ियों को अपने इलाकों से खदेड़ते नजर आए। दावा किया गया कि रूस के पास आधुनिक हथियार होने के बावजूद यूक्रेन ने उसे कई शहरों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से जारी वीडियो में कभी उसकी सबसे खतरनाक तोप गरजती दिखी, तो कभी मिसाइलें दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आईं। यूक्रेन के जवान रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने के बाद जीत का जश्न मनाते भी दिखे। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना हर मोर्चे पर रूस का डटकर सामना करती दिखाई दी, चाहे जमीन हो या आसमान। हर जगह ज़ेलेंस्की के जांबाजों ने रूस की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने हथियार डालने की खबरों से इनकार किया। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक कंधे पर जैवलिन मिसाइल रखकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करते दिखे, तो कुछ रॉकेट लॉन्चर से रूस के टैंकों को तबाह करते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि युद्ध के बाद भी अमेरिका और यूरोप के देशों का रूस के साथ कारोबार जारी है। मतलब यह कि रूस पर लगाए प्रतिबंध महज दिखावा है। हालांकि जंग शुरू होते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, ताकि किसी भी सूरत में रूस के सैन्य अभियान को यूक्रेन में रोका जा सके। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लामबंद है। रूस से मुकाबला करने के लिए वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के साथ ही हर तरह की मदद पहुंचा रहे हैं। पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध तक लगा दिए हैं। यहां तक कि यूरोप के कई देशों ने रूस से गैस और तेल तक खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और यूरोप के देशों का रूस पर प्रतिबंध लगाना, या यूं कहें कि बैन लगाना, महज एक दिखावा है, क्योंकि यूक्रेन में पिछले 100 से ज्यादा दिनों से चल रही जंग के बाद भी अमेरिका और यूरोप के देश रूस से टाइटेनियम और चीन से एंटीमनी खरीद रहे हैं। इससे ये साफ है कि पश्चिमी देशों की रूस पर लगाई पाबंदियां सिर्फ दिखावे के लिए हैं। मतलब ये कि अमेरिका और यूरोप के देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चोरी छिपे रूस के साथ कारोबार करने में जुटे हैं और दूसरे देशों को कारोबार करने से रोक रहे हैं। असल में अमेरिका को हथियार बनाने और सैन्य उपकरणों के रखरखाव के लिए अपने दो दुश्मन देश रूस और चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों देश टाइटेनियम और एंटीमनी का उत्पादन करते हैं।
टाइटेनियम के लिए तो अमेरिका और यूरोप के देश काफी हद तक रूस पर ही निर्भर हैं और इसी वजह से बैन की लिस्ट में पश्चिमी देशों ने टाइटेनियम और एंटीमनी को डाला ही नहीं, क्योंकि टाइटेनियम का इस्तेमाल सेना से जुड़े उपकरण, हथियार, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान समेत कई दूसरी चीजों को बनाने में किया जाता है, जबकि एंटीमनी का इस्तेमाल नाइट विजन गॉगल्स, विस्फोटक और परमाणु हथियार बनाने में होता है। लेकिन अमेरिका में इन दोनों खनिजों का उत्पादन बेहद कम है और इसी वजह से वो पूरी तरह रूस और चीन पर निर्भर है। यानी जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका का रूस और चीन से कारोबार जारी है। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए उसने रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाने का दावा किया। बताया गया कि इसमें कई रूसी सैनिक सवार थे। हालांकि यह हमला कहां हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसका वीडियो डराने वाला था। दावा किया गया कि रूस के सैनिक एक बख्तरबंद गाड़ी से यूक्रेन के ठिकानों पर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि यूक्रेन के सैनिकों की नजर उन पर बनी हुई है। जंगल से होते हुए जैसे ही वो यूक्रेन के ठिकाने के करीब पहुंचे, यूक्रेन के सैनिकों ने उन पर मिसाइल दाग दी, जिसका निशाना एकदम सटीक बैठा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की इस फौजी गाड़ी में कई सैनिक मौजूद थे जिन्हें इस मिसाइल हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं रूस के पड़ोसियों फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में एंट्री पर सस्पेंस और गहरा गया, क्योंकि नेटो के महासचिव ने भी तुर्की के सुर में सुर मिला दिए। पिछले महीने जब फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो से जुड़ने की अर्जी दी थी तो तुर्की ने उन्हें आतंकवाद के समर्थक बताते हुए उनकी सदस्यता पर अड़ंगा लगा दिया था। और अब नेटो के महासचिव येन्स स्टोल्टनबर्ग ने भी तुर्की की चिंता को बिल्कुल सही ठहरा दिया। तुर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड तुर्की के कुर्द लड़ाकों को पनाह देते हैं और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। इसलिए तुर्की ने रूस के दोनों पड़ोसियों को आतंकियों का समर्थक बताकर उनकी नेटो सदस्यता में रोड़ा अटकाया हुआ है। लेकिन अब फिनलैंड के दौरे पर पहुंचे नेटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने भी तुर्की की बात को बिल्कुल सही माना और वहां के राष्ट्रपति के सामने ही कह दिया कि तुर्की की चिंता बिल्कुल वाजिब है। ये आतंकवाद की बात है, ये हथियारों के एक्सपोर्ट की बात है। हमें ये याद रखना होगा कि किसी भी नेटो देश ने इतना आतंकवाद नहीं सहा है जितना तुर्की ने। बताया गया कि तुर्की को मनाने के लिए उससे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया जिससे ये साफ हो कि बातचीत आगे भी बढ़ पाई है। अगर तुर्की नहीं माना तो फिनलैंड और स्वीडन नेटो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कोई भी देश नेटो का सदस्य तभी बन सकता है जब उसके सभी सदस्य नए देश की अर्जी पर हामी भरें। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक ड्रोन मिसाइल हमले के बाद तबाह होता दिखाई दिया। बताया गया कि यह ड्रोन जेलेंस्की की सेना की जासूसी कर रहा था और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने ड्रोन को मार गिराया। जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान इलाके में यूक्रेन का 9K-33 ओसा AKM एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात दिखा। खबर है कि जहां इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया था वहीं से कुछ दूरी पर रूस का एक ड्रोन निगरानी कर रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन के जवानों ने उसे ढूंढ निकाला और फिर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। यूक्रेन का निशाना इतना सटीक था कि ड्रोन आसमान से जमीन पर आ गिरा। दावा किया गया कि यह ड्रोन यूक्रेन के सैनिकों की लंबे समय से जासूसी कर रहा था। और जिस मिसाइल सिस्टम का यूक्रेन की सेना ने इस्तेमाल कर रूसी ड्रोन को गिराने का दावा किया उसे सोवियत संघ ने 60 के दशक में बनाया था, लेकिन इसमें कई बार बदलाव कर इसकी ताकत को और बढ़ाया गया और इस मिसाइल सिस्टम से अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी जा सकती हैं जो 15 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती हैं। और इसमें लगे नाइट विजन सिस्टम की वजह से ये रात में भी दुश्मन पर सटीक हमले कर सकते हैं। उधर शराब के नशे में यूक्रेन की सेना का अधिकारी अपने ही लोगों को पिस्तौल से डराता दिखाई दिया। बताया गया कि यह मामला यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां शराब के नशे में धुत यूक्रेन की सेना का अधिकारी अपने ही देश के लोगों को पिस्तौल से डराता नजर आया। जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सेना का अधिकारी लोगों से बातचीत करता दिखाई दिया। तभी उसने पिस्तौल निकाली और एक व्यक्ति पर तान दी। इसके बाद जब उस आदमी ने इसका विरोध किया तब वो अधिकारी हवा में फायर करता दिखा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक उस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव में क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है और इस संगठन ने दावा किया कि रूसी सेना ने खार्किव में रिहायशी इलाकों को क्लस्टर बम से निशाना बनाया, जिसके सबूत के तौर पर संगठन की ओर से कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें वहां के मकानों की दीवारों पर, सड़कों पर, खेल के मैदान के पास और गाड़ियों पर बने निशानों ने क्लस्टर बम से हमले की गवाही दी। हमले वाले इलाकों में करीब 2 हफ्तों तक रिसर्च करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया
कि खार्किव में क्लस्टर बम से 41 हमले किए गए, जिनमें कम से कम 62 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी दावा कर चुके हैं कि रूस ने कई बार क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगाई हुई है। और इन बमों को लेकर हाय तौबा इसलिए मची है क्योंकि इनमें एक दो नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन की ओर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके जमीन पर गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। साथ ही जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। उधर यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के कुछ गांवों को रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। अज़ोव सागर के किनारे मौजूद मारियोपोल शहर पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद रूसी सेना डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करने में जुटी है।